पहला लेक्चर है FA1 का। चैप्टर 1 से हम शुरू करते हैं। ये लेक्चर ACC हब को दे के डिजाइन किया गया है, जो कि ACC ने खुद प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो जो वहाँ पे चैप्टर 1 है उसी को यहाँ पे फॉलो किया गया है। दूसरी चीज ये है कि कुछ गैर जरूरी चीजें मैंने निकाल दी हैं, जैसे कि मतलब जो कि आपके लिए रेलेवेंट नहीं है FA1 लेवल पे, उसको मैंने FA1 के स्पेसिमेन एग्जाम से देखा है कि उसमें आपके लिए क्या चीज रेलेवेंट है और क्या चीज रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, पहला देखिए, ACC जो है ना वो बिजनेस स्टडी मतलब को इंक्लूड करता है। बिजनेस इस टाइप चीजें उसमें स्टडी होती है। बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे होती है, बिजनेस की रिपोर्टिंग कैसे होती है, तो ये चीजें जो है ना वो इसी से में होती है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बिजनेस होता क्या है। देखिए, चलिए तो शुरू करता है। बिजनेस एन एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन with the main purpose to generate profit for its owners। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी जिसका सबसे अहम मकसद उसके ओनर्स के लिए प्रॉफिट जनरेट करना होता है। उसका और भी कोई पर्पस हो सकता है, माहौल की खिदमत करना, इस तरह कोई काम, लेकिन उसका जो मेन पर्पस है वो होता है प्रॉफिट जनरेट करना। अच्छा, अब इसमें हमारे पास आगे कुछ टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं। ये जो मैंने तीन लिखी हैं, दीज आर नॉट फाइनल। ठीक है, इसके अलावा और भी हो सकती हैं, क्योंकि ये जस्ट फॉर रेफरेंस के बिजनेस हैव डिफरेंट टाइप्स आल्सो। पहली उसमें होती है सोल ट्रेड। आपने अक्सर जो आपके नेबरहुड में या आपके आसपास जो भी शॉप्स होती है, जो भी दुकानें होती हैं, वो जनरली सोल ट्रेड होती है। अकेले ही बंदे ही चला रहे होते हैं। वो बिजनेस उसी के नाम पे होता है। ठीक है, और वही उससे प्रॉफिट जनरेट करता है अपने लिए। वो उसमें वो बिजनेस और बंदा वो दोनों सेम होते हैं। अच्छा, ये आपके लिए हैरानी वाली चीज हो सकती है कि एक बिजनेस और एक उसका ओनर सेम ही होते हैं। आपने तो यही देखा होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। आगे आप पढ़ेंगे कि बिजनेस डिफरेंट चीज हो जाती है, ओनर डिफरेंट चीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सोल ट्रेडर में बिजनेस और ओनर सेम चीज है, यानी बिजनेस ओनर का है और ओनर बिजनेस का है, इस तरह आप कह सकते हैं। पार्टनरशिप में जो है वो बिल्कुल सोल ट्रेडर की तरह होता है, लेकिन उसमें दो लोग शामिल होते हैं। उसमें एक बंदा शामिल नहीं होता, उसमें दो लोग शामिल होते हैं और वो दोनों मिलकर बिजनेस चला रहे होते हैं। तीसरी जो चीज है वो है कंपनी। कंपनी एक ऐसी चीज है जिसमें कंपनी एक डिफरेंट लीगल एंटिटी होती है। मतलब एक अलग इंसान होता है, आर्टिफिशियल। उसको चलाने वाले अलग होते हैं, उसके ओनर अलग होते हैं। ओनर और चलाने वाले सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की अपनी शिनाख्त होती है, कंपनी की अपना वजूद होता है। ठीक है, कंपनी अपने नाम से केस कर सकती है, कंपनी अपने नाम से चीज खरीद सकती है। तो कंपनी का अपना एक वजूद होता है। उसको डायरेक्टर्स लाते हैं और उसके जो ओन करता है वो शेयर होल्डर करता है कि एक कंपनी में एक शेयर होल्डर का इतना हिस्सा है, एक शेयर होल्डर का इतना हिस्सा है। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ बिजनेस है। नेक्स्ट, हमारे स्कोप में FA1 के स्कोप में है वो सिर्फ सोल ट्रेडर है। तो आपको जब भी कोई बिजनेस बताया जाए तो आपने हमेशा यही सोचना है कि ये सोल ट्रेडेड की बात हो रही है, इसके अलावा आपने कंपनी या पार्टनरशिप पे नहीं जानना। These are extensive concepts and they are not for you at this moment. I am assuming कि आप FA1 with no accounting background पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो there would be definitely new things for you in FA1. Okay, so next, अब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है बुक कीपिंग, एक है अकाउंटिंग। दे आर ऑफन मिक्स्ड। ठीक है, मतलब इसको प्रैक्टिकल फील्ड में मिक्स कर देते हैं लोग, लेकिन ये दो डिफरेंट चीजें हैं। आपने इनको डिफरेंट तरीके से बोलना है। मिसाल, एक बिजनेस है, उसमें एक ट्रांजैक्शन हो रही है या उसमें एक चीज सेल हो रही है, उस सेल को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको कैटेगराइज करना, कैसे कैटेगराइज होता है, कैसे रिकॉर्ड होता है, दीज आर नॉट फॉर यू एट दिस मोमेंट।
अभी आप उन चीज़ों में नहीं जाना, लेकिन उनको रिकॉर्ड करना और कैटेगराइज करना बुक कीपिंग में होता है। और वो जो चीज़ रिकॉर्ड हुई हुई होती है, मिसाल है मैंने सेल रिकॉर्ड कर ली, 1 महीने की सेल मेरे पास रिकॉर्डेड है, उस सेल्स को आगे यूज करना, उससे रिपोर्ट्स जनरेट करना, उससे चीज़ों को समझना, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। जैसे लिखा, द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड बाय बुक कीपर्स लाइक प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है आगे यार, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या करती है, जो बुक कीपर ने इंफॉर्मेशन बनाई होती है उसको यूटिलाइज करती है अपनी मीनिंगफुल बेनिफिट के लिए, उस इंफॉर्मेशन से मीनिंग जनरेट करने के लिए। मिसाल है एक, फॉर एग्जाम्पल एक बुक कीपर ने 30 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए सेल्स की, तो अकाउंटिंग वाला बंदा देखेगा यार लास्ट टाइम 28 थी, इस दफा 30 है, तो ठीक है हमारा बिजनेस इंप्रूव हो रहा है, तो अभी उसने उस इंफॉर्मेशन को यूज किया है अपने मीनिंग के लिए। तो ये है अकाउंटिंग, इस इनको आपने मिक्स नहीं करना, ये कैसे होता है क्या होता है आगे आ रहा है, दीज आर जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड दे आर जस्ट डेफिनेशंस एट द मोमेंट। तो मूविंग नेक्स्ट। अच्छा जी, आगे हमारे पास है बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है बुक कीपर, तो अब बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है। देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है ना, देखिए ट्रांजैक्शन जो बेसिकली चीज होती है ना, वो एक एक्सचेंज होता है दो लोगों के दरमियान, ठीक। फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए ने पर्सन बी को एक चीज बेची, ठीक है। बी ने परचेज किया, ये भी ट्रांजैक्शन है। ए ने सेल किया, ये उसकी, दोनों के लिए ये एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और कैश बिटवीन टू और मोर पार्टीज। अच्छा एक पार्टी से मुझे याद है एक और चीज, ये जो पिछली स्लाइड में एक चीज है, सॉरी ये पार्टनरशिप, इसमें लाजमी नहीं है कि दो ओनर्स हों, ये टू और मोर ओनर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप करेक्ट कर लें, ये एक से ज्यादा, दो से ज्यादा ओनर्स भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स, अब हम अगर ट्रांजैक्शन देखें तो एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विसेज और कैश बिटवीन टू और मोर पार्टीज। अगर इसकी मैं थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन आपको बताऊंगा, थोड़ी सी ज्यादा, वो ये है कि एक ऐसी चीज जिसके बाद दोनों पार्टीज ए और बी, या जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाए। मैंने किसी को 100 रुपीज कैश दिए, तो मेरे पास 100 कम हो गए, मेरी पोजीशन चेंज होगी, उसके पास बढ़ गए, उसकी पोजीशन भी चेंज होगी। तो वो क्या होती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट इज मोर देन इनफ फॉर यू एंड इट इज नॉट एज इम्पोर्टेंट इन FA1, ओके। अच्छा सेल्स होती है ट्रांजेक्शन, किसी ने किसी को चीज बेची, किसी ने खरीदी, किसी ने पैसे लिए, किसी ने दिए, किसी ने कैश पे किया। पेरोल, ठीक है, पेरोल से मुराद ये है कि जो किसी बिजनेस के मुलाजिम होते हैं उनसे होने वाली चीजें, रिलेटेड चीजों को हम पेरोल में डील करते हैं, ठीक है। उनसे मतलब उनको जो पेमेंट्स करते हैं वो पेरोल में डील होती है। पेरोल क्या होता है, पेरोल में क्या डिडक्शंस होती हैं, उसमें क्या चीज होती है वो आगे, लेकिन पेरोल भी एक ट्रांजेक्शन होती है, आप अपने एम्प्लॉय को पे कर रहे हो, ये एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है। वो आपको सर्विस दे रहा है, ये भी एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अच्छा आगे पैटी कैश होता है। अच्छा पैटी कैश में जो छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं वो डील होता है। फॉर एग्जाम्पल एक, जैसे किसी भी एक शॉप पे पेंसिल है, उसने रजिस्टर को फिल करने के लिए पेंसिल रखी है, तो वो पैटी कैश में आ सकती है, क्योंकि वो छोटा एक्सपेंस है, वो बड़ा एक्सपेंस नहीं है। परचेजेस जो होती हैं ये बड़ा एक्सपेंस होती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक क्लॉथ्स की शॉप है, ठीक है, वो कपड़े खरीद रहा है और फिर बेच रहा है, तो खरीदने वाली चीज परचेज में आ जाएगी, बेचने वाली चीज सेल में आ जाएगी। अच्छा अब फाइनेंसिंग क्या होती है, अपने बिजनेस को फाइनेंस करना, उसके लिए उसको चलाने के लिए आपको किसी और से मदद लेना, मतलब किसी और से कैश लेना। ये बैंक से भी हो सकता है, ये किसी इंडिविजुअल से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो आप जब भी कोई लोन लेते हैं या जब भी कोई किसी से शॉर्ट टर्म लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग टर्म लेते हैं, वो क्या होता है वो आप आगे बढ़ेंगे, तो वो भी फाइनेंसिंग में आता है। तो ये सब ट्रांजेक्शन की टाइप्स हैं, और इनको बस आप एक दफा देख लें, दैट्स इट। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट्स। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आई कांट डिस्क्राइब देयर इम्पोर्टेंस, इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बिजनेस की जो है ना वो कर्ता धरता होता है, उसमें सब कुछ नजर आ रहा होता है, इफ प्रेजेंटेड वेल, अगर अच्छी तरह प्रेजेंट किया जाए, ठीक है। अच्छा अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
Financial statements are reports prepared for a specific period to assess performance and position. यहाँ पे मैंने सिर्फ परफॉर्मेंस एंड पोजीशन लिखा है कि क्योंकि बिकॉज दे आर रेलेवेंट फॉर यू एट द मोमेंट। वैसे और भी काफी इसके मतलब यूज होता है, लेकिन फिलहाल टाइम और अच्छा एक एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनती हैं। 15 डेज की भी हो सकती है, 1 मंथ, मिनिमम 3 मंथ्स होती है वैसे। ठीक है, क्वार्टर वाइज या बाई एनुअल या एनुअल। सो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी रिपोर्ट्स कंपनी को पोजीशन को एक्सेस या परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए बनते हैं, उनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। इसकी काफी टाइप्स होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एंटिटी। हर एंटिटी अपनी मर्जी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, अपने आप को असेस करने के लिए या अपने आप को देखने के लिए कि यार मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी क्या परफॉर्मेंस है। इसी से में जो फिलहाल आपके लिए दो मेन इंपॉर्टेंट है ना, वैसे तो मैं तीन बता दूं, लेकिन जो जो मेन इंपॉर्टेंट है FA1 में, वो है, एक है SPL, इसको हम SPL कहते हैं वैसे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जस्ट वन डिटेल करेक्शन, फील्ड में इसको प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ देते हैं, P&L, लेकिन आपने इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस लिखना है। किसी भी एक स्टेटमेंट में या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, किसी भी एक स्टेटमेंट में या बिजनेस लॉस में होता है या प्रॉफिट में होता है। कोई भी बिजनेस एट द सेम टाइम ना लॉस में हो सकता है ना प्रॉफिट में हो सकता है, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर टू प्रोनाउंसिएट इट वेल। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो है ना, वो किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस के लिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक साल में क्या परफॉर्मेंस दी है उसको असेस करने के लिए होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक साल में 50 यूनिट सेल की है, ठीक है, और उसमें से उससे मैंने $10 प्रॉफिट जनरेट किया है। तो ये मेरी परफॉर्मेंस है, ठीक है। आगे जो दूसरी स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये होती है कि इस वक्त मेरे एक स्टैंडिंग पॉइंट पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे बिजनेस को 10 साल हो गए, तो जब मैं 10वें साल के एंड पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा, तो मैं ये देखूंगा कि यार मेरे पास कितना, कितनी मतलब मेरे पास, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक कपड़ों की दुकान हूँ, कितना मेरे पास कपड़ा पड़ा है, उसमें मेरे पास कितना, कौन सा कपड़ा है, मतलब कौन सा वाइट कलर का है, कौन सा येलो का है, या इस तरह की कोई चीज़ है। वैसे तो इतनी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो मतलब एक पीरियड के बाद कंपनी की क्लोजिंग पे जो पोजीशन है ना, मेरे पास कितना कैश है, मेरे पास कितना स्टॉक है बेचने के लिए, मेरे पास कितनी मशीनरी पड़ी है, इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ठीक है, डिस्कस होती है। फाइनेंशियल पोजीशन से मुराद ये है, इसकी अगर मैं आपको एक देसी एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टार्टिंग में एक साल पहले मेरे पास 1 लाख कैश था, ठीक है। मैंने एक साल मेहनत की, अपना बिजनेस चलाया, उससे मैंने 20,000 प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है। अब एक एक साल बाद मैंने 20,000 जमा कमाया, और एक साल पहले मेरे पास 1 लाख था, तो अब मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो आएगा वो 1,20,000 आएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इंसान या बिजनेस की किसी भी एट अ टाइम पे पोजीशन को बताता है कि उसके पास कितने मतलब एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं, वो आगे हम देखेंगे वो क्या होता है। उसकी पोजीशन क्या है, वो आगे मतलब उसको वो कितना स्ट्रांग है, वो कितना वीक है। परफॉर्मेंस एक सर्टेन पीरियड के लिए होती है, जैसे ऊपर मैंने लिखा है स्पेसिफिक पीरियड। फाइनेंशियल पोजीशन एक पॉइंट इन टाइम पे होती है, किसी भी पॉइंट इन टाइम पे आप खड़े होके उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो वो यही शो करेगी कि बिजनेस के पास क्या क्या है, बिजनेस कहाँ पे खड़ा है। ये मैंने जितना आपको बता दिया, ये बहुत बता दिया, मेरे ख्याल में शायद ज़्यादा ही बता दिया है। इनको आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, जो चीज़ बताई है जस्ट कीप इट विद इन योर माइंड। खुद ब खुद चीज़ें आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में वाज़ह होती जाएंगी। अच्छा, अब उसको इन दोनों को बनाते कैसे हैं, ये बहुत एक्सटेंसिव स्टेटमेंट्स होती हैं। जितनी बड़ी कंपनी होगी या जितना बड़ा बिजनेस होगा, इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स होगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द मोमेंट हम इसको छोटा करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी चीज़ है, इन चीज़ों को डिस्कस करना, सॉरी, यस, कोई 5 कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे 6 होते हैं, लेकिन फिलहाल एट द मोमेंट ऑफ पॉइंट्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इन चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यू कांट मतलब यू विल नॉट बी एबल टू डू वेल इन एनी अकाउंटिंग रिलेटेड थिंग्स, ठीक है।
आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है, ज़रूरी है। ठीक है, आपको इसके कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट नंबर पे है एसेट। ठीक है, देखिए एसेट जो है ना वो, अच्छा जी, अभी हमारे पास एसेट है। देखिए एसेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट। अच्छा, अब ये होता क्या है? देखिए एसेट हर वो चीज़ है जिससे हमको मुस्तकबिल में फायदा हो सके। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि एसेट क्या होता है। देखिए एसेट हर वो चीज़ है जिससे हमको फ्यूचर में फायदा हो सके। ठीक है, जनरली आप ये कह सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, एन इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी। अच्छा, ये कंट्रोल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एसेट का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक एंटिटी का एक चीज़ पे कंट्रोल नहीं है तो वो उसका एसेट नहीं है। ठीक है, तो आपने ये ज़रूर रखना है कि वो एसेट एंटिटी के कंट्रोल में होता है, जिससे वो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकती है, विच हैज़ द एबिलिटी, जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो उसको इकोनॉमिक बेनिफिट दे दे। अब इकोनॉमिक बेनिफिट की डेफिनेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे मेरे पास 100 रुपीज़ कैश है। ठीक है, और मैं एक बिजनेस हूँ। अब उस 100 रुपीज़ कैश से मैं कुछ परचेजेस कर सकता हूँ और उसको आगे सेल कर सकता हूँ। तो ये क्या है? इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है मेरे को, मेरे पास। और वो कैश मेरे कंट्रोल में भी है, 100 रुपीज़। तो वो कैश मेरा क्या होगा? एसेट होगा। कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको फ्यूचर में फायदा हो वो आपका एसेट है। लाजमी नहीं है कि वो चीज है ना वो कैश हो, या वो ऐसी चीज है जो आपको, मतलब जिससे आप परचेज करें और आगे सेल करें वही आपका एसेट है, नहीं। हर वो चीज जिससे एंटिटी को फायदा हो सकता है किसी भी सूरत में। फॉर एग्जाम्पल, एंटिटी के पास, किसी बिजनेस के पास एक मशीन है या एक, अगर मैं एक शॉप की बात करूँ तो उसके पास एक टेबल है। ठीक है, अब वो जो टेबल है उस पे वो अपनी काउंटिंग कर सकता है, उस पे वो, या उसके बाद चेयर है उनको अपने कस्टमर्स को बता सकता है। तो हर वो चीज़ जिससे एंटिटी को फायदा हो वो एसेट है, और वो उसके कंट्रोल में हो, जिससे उसको इकोनॉमिक बेनिफिट किसी भी तरह, लाजमी नहीं है कि सेल्स है, हो सकता है किसी बिजनेस में ऐसी मशीन हो जिससे वो प्रोडक्शन कर रहा हो। ठीक है, और वो उसको आगे वो सेल कर सकते, ये प्रोडक्शन भी एक इकोनॉमिक बेनिफिट है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कंट्रोल हो और इकोनॉमिक बेनिफिट हो। अगर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आ सकता या नहीं वो जनरेट कर सकता, वो एसेट नहीं है। अगर उसके पास कंट्रोल नहीं है तो फिर भी वो एसेट नहीं है। अच्छा, अब एसेट की आगे दो टाइप्स है। ठीक है, एक है नॉन करंट और एक है करंट। देखिए आपको नाम से ही वाजह है कि करंट कौन सा है, सॉरी करंट क्या हो सकता है और नॉन करंट क्या हो सकता है। देखिए, अगर तो एक एसेट 1 साल में इस्तेमाल हो सकता है या 1 साल में तक आपको बेनिफिट दे सकता है, या उसको आप 1 साल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तो होगा करंट एसेट। सही है, फॉर एग्जाम्पल एक कैश है, उसको आप जल्दी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेरे पास 100 रुपीज़ कैश है, वो मैं 1 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, या मेरे पास, मतलब कोई ऐसी चीज़ है, जैसे मैं अगर कपड़ों की दुकान, मैं कपड़े खरीद के लाया हूँ, एक एक साल के अंदर अंदर बिक जाएंगे, तो वो भी मेरा क्या है? करंट एसेट। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ जो मेरी 1 साल के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल, ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा तक इस्तेमाल हो सकती है, तो वो क्या है? नॉन करंट एसेट। ठीक है, जैसे एक मैंने टेबल खरीदा अपनी शॉप के लिए, और वो मैं 20 साल चलाऊँ, 30 साल चलाऊँ, कंपनी की एक व्हीकल है, तो वो अगर 20 साल चलाऊँ या 30 साल चलाऊँ तो उसको हम कंपनी, वो कंपनी के लिए क्या है? नॉन करंट एसेट है। तो नॉन करंट एसेट 1 साल से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या 1 साल से ज़्यादा आपको इकोनॉमिक रिसोर्स दे सकता है। कैश 1 साल से कम तक आपको बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, अच्छा जी, तो करंट और नॉन करंट एसेट में जो एक मेन फर्क होता है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ। करंट एसेट को जनरली बिजनेस ने अपने 12 महीने से कम इस्तेमाल के लिए रखा होता है, मतलब उसको 12 महीने से कम इस्तेमाल करने की कोशिश में होता है। जबकि नॉन करंट एसेट को वो लॉन्गर टर्म के लिए, मिसाल है किसी कंपनी ने एक
व्हीकल खरीदी है, तो अब वो ऐसा तो नहीं होगा कि वो चाहेगा कि मैं सिर्फ इसको 12 महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लूँ फिर बेच दूँ, नहीं। वो उसको लॉन्गर टर्म में भी इस्तेमाल करना चाहेगा। 5 साल, 10 साल, एक मशीन खरीदी है प्रोडक्शन के लिए एक बिजनेस ने, तो वो भी उसको लॉन्गर टर्म के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये होता है करंट और नॉन करंट एसेट में डिफरेंस। आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू गाइस। सेकंड है लाइबिलिटी। अच्छा, इसमें एक वर्ड है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी। ठीक है, कि ये मेरी ऑब्लिगेशन है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एट द मोमेंट ये मेरी जिम्मेदारी, जिस पॉइंट इन टाइम पे मैं खड़ा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज की डेट ले लें 9 नवंबर 2025, तो आज मेरी ये ऑब्लिगेशन है टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स, कि मैंने एक अपना इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करना है किसी शख्स को, किसी पार्टी को, किसी को भी। तो अब इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करने से मेरे इकोनॉमिक रिसोर्स में कमी आएगी, तो जो चीज़ हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स में कमी लाती है वो क्या होती है? लाइबिलिटी। या ऐसा समझ लें, अब देखें, जैसे टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स को हम एसेट भी कहते हैं, तो जो चीज़ हमारे एसेट्स में कमी लाती है हम उसको क्या कहते हैं? लाइबिलिटी। एक तरह से आप इसको ये कह सकते हैं, वैसे इसकी पेट डेफिनेशन नहीं है लेकिन एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी के 100 रुपीज देना है, या किसी बिजनेस ने, वो जब 100 रुपीज देगा तो उसका 100 रुपीज वाला जो इकोनॉमिक रिसोर्स है वो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगी? उसकी लाइबिलिटी होगी। ठीक है, तो हर वो चीज जिससे आपका इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर होता है वो क्या होती है? लाइबिलिटी। अच्छा, आगे इसमें दो तरह की लाइबिलिटीज होती हैं, एक होती है करंट और एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो होती है कि जो आपने 1 साल के अंदर अंदर अदा करनी होती है। इसकी जो सबसे अच्छी एग्जांपल है क्रेडिट कार्ड बिल्स होते हैं। आई थिंक दे आर मंथली ड्यू। आई डोंट यूज क्रेडिट कार्ड, बट मेरा ख्याल है कि वो मंथली ड्यू हो जाता है, तो आपने उस मंथ के मतलब 1 साल के अंदर अंदर आपने उसको पे करना होता है। जबकि नॉन करंट लाइबिलिटी वो होती है जो आपने 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड में पे करनी होती है। कुछ बिजनेसेस लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, 5 साल के, 10 साल के, तो वो उन्होंने उस टाइम पीरियड में पे करना होता है, तो वो क्या होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन होती है इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करने का, 1 साल में होगी तो करंट, 1 साल से ज्यादा में होगी तो नॉन करंट। आगे हमारे पास है कैपिटल। देखिए, आपने क्या सुना होगा, इसने अपने बिजनेस में इतना कैपिटल लगा है। तो कैपिटल क्या होता है? कि वो जो पैसा जो ओनर ने अपने बिजनेस में लगाया होता है। इसमें आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। एट द मोमेंट इट्स इनफ, कि जो पैसा ओनर अपने बिजनेस में लगाता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। जो पैसा ओनर अपने बिजनेस में लगाता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉय कह सकते हैं, उसने अपना एम्प्लॉय अपना इतना कैपिटल इसमें एम्प्लॉय कर दिया, इसमें इन्वेस्ट कर दी, इसमें डिप्लॉय कर दिया, मतलब कि वो कहता है मेरा पैसा भी यहाँ पे बिजनेस में लग रहा है। ठीक है, तो ये तो तीन, ये जो ऊपर वाले तीन आइटम्स है ना, एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल, दे रिलेट टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसएफपी। मैं इसको आगे कहूंगा, क्या कहेंगे? एसएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, which is used to assess the company's financial position at a certain point in time। ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास है इनकम। अच्छा, इनकम दो तरह की होती है, उसमें एक रेवेन्यू होता है और एक होता है गेन। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को मिला के जो चीज बनती है वो क्या होती है? इनकम। एक कंपनी का बिजनेस है कपड़े बेचने का। ठीक है, वो फॉर एग्जाम्पल एक दिन में 100 पीस ऑफ क्लॉथ बेचता है, तो उन 100 पीस ऑफ क्लॉथ बेचने से उसकी जो इनकम जो कैश आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू। ठीक है, अब उसको रेवेन्यू क्यों कहेंगे? होल्ड अ सेकंड। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक दिन में उसने 100 पीस ऑफ क्लॉथ बेचे तो वो रेवेन्यू बन गया। उसी दिन उसके पास एक पुराना टेबल पड़ा था, उसने कहा यार ये मेरी दुकान है, इसको निकालने है, बस ये जाया हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो उसको बेचेगा, तो उसको हम रेवेन्यू नहीं कहेंगे। ठीक है, वो होगा उसके जो हमारा आएगा, उसको जब हम बेचेंगे तो वो क्या होगा? गेन होगा। ठीक है, वो हमारा क्या होगा? उसको हम क्या कहेंगे? गेन कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब रेवेन्यू और गेन में डिफरेंशिएट करने का जो मतलब एक क्लासिक मतलब टूल है। रेवेन्यू उस चीज को कहते हैं जो हमारा मेन काम हो।
अब एक बंदे ने क्लॉथ की शॉप खोली है, उसका मेन काम टेबल बेचना तो नहीं है ना, उसका मेन काम कपड़े बेचना है। ठीक है। अगर उसकी फर्नीचर की शॉप होती तो उसका शायद मेन काम टेबल बेचना होता, लेकिन टेबल उसने क्यों बेचा, उसके पास फारिग पड़ा था, तो वो मेन उसका काम नहीं है। जो इनकम उसको उसके मेन काम से आएगी उसको हम कहेंगे रेवेन्यू। जो इनकम उसके मेन काम से आएगी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इसे कहते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो इनकम उसके ऑर्डिनरी कोर्स उसके स्पेसिफिक जो फॉर द रीजन विच इज इट इज एस्टेब्लिश्ड, उस रीजन से आएगी उसको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू। जो इनकम अदर देन रेवेन्यू होगी वो क्या होगी, गेन। जो इनकम अदर देन रेवेन्यू होगी वो क्या होगी, गेन। I hope it's clear. If it's not, you can contact me on WhatsApp. I will give you my number in the last line. Okay. अच्छा, आगे है एक्सपेंसेस। देखिए एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस। जो जो बिजनेस एक्सपेंस आ रहा है ना वो जो उसको चलाने के लिए एक्सपेंस आ रहा है वो क्या है, सॉरी, जो कॉस्ट बिजनेस को चलाने में आ रही है वो क्या है, एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल एक शॉप का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो भी एक्सपेंस है। एक शॉप का मतलब वो कोई कॉपी पेंसिल का है खरीदने की चीज़, वो भी एक्सपेंस है। अगर हमें कंपनी थोड़ा बड़े लेवल पे जाके बात करें, वैसे इट्स नॉट इन योर कोर्स, लेकिन चीज़ों को समझाने के लिए, कंपनी में मिसाल है कोई बड़ी कंपनी है, एक होटल है, उसने जो एम्प्लॉयज रखे हुए हैं स्टाफ वेटर, वो भी एक एक्सपेंस है। ठीक है, वो उसके जो फूड एक्सपेंस आ रहा है वो भी एक्सपेंस है। तो हर वो चीज़ जो हर वो एक्सपेंस जो बिजनेस को चलाने के लिए होता है वो क्या होता है, हर वो कॉस्ट वो क्या होता है, एक्सपेंस। आई एम मिक्सिंग इट अगेन एंड अगेन, आई डोंट नो। ओके। अच्छा, अच्छा एक्सपेंस में अब दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंस में कितने तरह के होते हैं, होते हैं एक्सपेंस दो तरह के। देखिए नंबर वन है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और नंबर टू है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले मैं आता हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। हर वो एक्सपेंस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेरी इजी। हर वो एक्सपेंस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अच्छा, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है आपने एक फिक्स एसेट बाय किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने उसको इम्प्रूव किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट्स इनफ फॉर यू। आपने एक परचेज किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इम्प्रूव किया, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने एक बिल्डिंग परचेज की, क्या हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने उसके ऊपर नया पोर्शन बनाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन उसकी जो मेंटेनेंस है, डेली मेंटेनेंस, आपने कोई मतलब आपने एक स्टाफ रख लिया उसकी सफाई के लिए, उसकी देखभाल के लिए, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि वो परचेज या इम्प्रूवमेंट में खर्च नहीं हो रहा। इम्प्रूवमेंट वो चीज़ होती है जिससे एक चीज़ की वैल्यू में इजाफा हो। आई होप यू आर गेटिंग इट। एक चीज़ में वैल्यू में अगर इजाफा हो रहा है तो वो इम्प्रूवमेंट होती है, एक चीज़ की वैल्यू में इजाफा नहीं हो रहा तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन इज डूइंग एक्सरसाइज, ठीक है, लेकिन उसका वेट ही कम नहीं हो रहा तो वो क्या इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज मतलब उसकी मतलब एक चीज की अपीयरेंस, एक चीज की वैल्यू अगर वो चीज चेंज करती है ना तो वो इम्प्रूवमेंट होती है। तो उस इम्प्रूवमेंट पे भी एक्सपेंडिचर आता है, वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज में तो आता ही आता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट पे भी। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है। और इसके अलावा जो भी एक्सपेंस होता है वो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अच्छा, एक मैंने लाइन लिखी है, इम्प्रूवमेंट मस्ट बी वन ऑफ। देखिए अब हर दूसरे दिन उठ के इम्प्रूवमेंट हो रही है तो वो बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं होगी, वो छोटी छोटी होगी, जैसे मेंटेनेंस होती है, देखभाल होती है, तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं होती। एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट जिसकी उसकी वैल्यू में इजाफा हो वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट्स मोर देन इनफ फॉर यू गाइस एट द मोमेंट, डोंट मिक्स इट। यू कैन आल्सो रीड एसी से हेल्प, ये चीजें वहीं से दी गई हैं, और आपने इसी से आपको अगर पढ़ना चाहे उसमें ज्यादा आपने खोना नहीं है, जो चीज समझ आए इट्स इनफ। ठीक है। तो ये चीज है। अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जांपल हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ्स, जो क्लॉथ्स एक शॉप वाला लेके आ रहा है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, कंपनी है तो जो वो एम्प्लॉयज रखा हुआ है उसने, जो उसने जो उसने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होगा। तो ये सारी चीजें किस में होंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होंगी।
तो नेक्स्ट हमारे पास है, सॉरी जस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, हाउ दे लुक। सो ये बहुत ही मिनिमाइज स्ट्रक्चर है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल एक्सटेंसिव नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा लाइन आइटम्स होते हैं। तो ये तो बहुत शॉर्ट सी है। और देखें जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, तो इसमें एक, फॉर फॉर एग्जाम्पल वी टेक एन ईयर, एक कंपनी ने एक साल में $20 कमाए, उसमें से $10 उसका एक्सपेंस है, तो बाकी उसका $10 का प्रॉफिट आ गया। तो ये एक सिंपल सा उसकी परफॉर्मेंस है कि उसने एक साल में $10 का प्रॉफिट कमाया है। तो ये उसकी परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ, इस कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, ये एक अच्छी तरफ जा रही है, कह सकते हैं। ऑल उसके बहुत मेजर्स होते हैं परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, बट यू कैन से कि ये अच्छी परफॉर्मेंस। आगे है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट इन टाइम पे कंपनी किधर खड़ी है, उसके पास कितना कैश एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितना कैपिटल है, ये सारी चीजें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे कंपनी के पास एसेट 30 है, कैपिटल 20 है, लाइबिलिटीज 10 है। अच्छा, एक मैं आपको वैसे बात बता देता हूँ, शायद ही जल्दी है लेकिन बता देता हूँ। जो एसेट्स हैं, इसका ये जो अमाउंट है, ये हमेशा इन दोनों के टोटल के बराबर होगी। ठीक है, कैपिटल और लाइबिलिटीज के, ऑलवेज। ठीक है, अगर तो ये दोनों बराबर नहीं है तो बैलेंस जो है ना, फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इट इज नॉट करेक्ट। अगर एसेट्स नॉट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज और ये फिगर्स मैच नहीं कर रही, जैसे 10 और 10 20 और 10 30 बन रहा है, अगर ये मैच नहीं कर रही, तो ये बैलेंस शीट या फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गलत है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही शॉर्ट सा आपके पास लेआउट है, जिसको भी आप फॉलो करें। बाकी आगे मजीद आप जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। इट वुड बी टू अर्लियर फॉर यू टू एक्सप्लेन इफ आई एक्सप्लेन मोर देन दिस। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास जस्ट नेक्स्ट हमारे पास है एक जनरल सा, मतलब टॉपिक है, उसको वैसे डिस्कस लेट करना चाहिए लेकिन इसी से आपके पहले चैप्टर में है, तो इसलिए मैं इसको इधर डिस्कस कर रहा हूँ। जो भी देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमने स्लाइड नंबर 1 में पढ़ा था कि यूज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अकाउंटिंग में यूज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। अब जो इंफॉर्मेशन है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंफॉर्मेशन है, बुक कीपर से अकाउंटिंग में जो यूज होती है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि वो ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल में लाई जा सके, और कौन उसको इस्तेमाल करता है। ठीक है, पहले नंबर पर यूजर्स। ठीक है, अच्छा, एक बिजनेस को चलाने वालों के लिए वो इन्फॉर्मेशन अहम होगी कि यार हमने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है। एक एग्जांपल के कंपनी में 4 मैनेजर्स हैं, तो उन चारों के लिए वो अहम होगी कि यार हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। ओनर्स के लिए अहम होगी कि हमें, क्या हमारा बिजनेस सही चल रहा है, नहीं चल रहा। टैक्स अथॉरिटीज के लिए होगी कि इस बिजनेस पे कितना टैक्स बनता है, उनको भी ये इंफॉर्मेशन चाहिए होगी ताकि टैक्स सही तरह कैलकुलेट हो। तो काफी यूजर्स होते हैं, ये तो एक बहुत मतलब मिनिमम लिखा हुआ है। जो लॉट ऑफ यूजर्स आर कंसर्न विद द कंपनीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, खासकर जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जितनी कंपनी बड़ी होती है, उसके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आगे है यहाँ से करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इसका पहला है वो है रेलेवेंट, रेलेवेंस। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इररेलेवेंट हो तो वो तो जनरली भी किसी काम की नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक बिजनेस है, चल पाकिस्तान में रहा है, उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है अमेरिका की, तो इट वुड नॉट बी एज मच रेलेवेंट फॉर हिम। ठीक है, तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट ना हो, वो किसी काम की नहीं होती। रेलेवेंट कैसे होगी, अगर वो यूजर्स, जो लोग यूजर हैं, उनके इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके वो इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो वो रेलेवेंट है। या फिर वो उनको ये बताए कि आपके पास्ट में जो ट्रेंड हुआ था उसको वो इन्फॉर्मेशन कंफर्म करे कि जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली है वो वही चीज रिफ्लेक्ट कर रही है जो पहले हुआ था, या उनको प्रिडिक्ट करने में मदद करे फ्यूचर को। तो वो इन्फॉर्मेशन उनके लिए रेलेवेंट है। अदर देन दैट इन्फॉर्मेशन वो उनके लिए इररेलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सेल्स का डाटा आता है 1 मंथ का। ठीक है, तो मुझे ये पता चलेगा कि यार हमारा बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा, इसको चलाना या बंद करना, तो ये मेरे इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अच्छा, यही सेल्स का डाटा मुझे पास्ट ट्रेंड्स का बताएगा। अगर वो
पीछे से बढ़ती हुई आ रही है तो मैं कहूँगा हाँ मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है। और यही सेल्स डाटा मुझे फ्यूचर में प्रेडिक्ट करने का मदद कर सकता है कि यार ये मेरा सेल्स इंक्रीज होगी नेक्स्ट मंथ। ठीक, क्योंकि पिछले पूरे पास्ट में इंक्रीज होती जा रही है तो अगले मंथ में भी प्रोबेबल है कि वो इंक्रीज करे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जिस इंफॉर्मेशन में होंगी, अगर एक भी है तो वो भी रेलेवेंट है, और अगर सारी हैं फिर तो और अच्छी बात है। ठीक है, सो दे आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होती है जो इकोनॉमिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करे। ठीक है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, एक इंफॉर्मेशन, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मैं उसको रिप्रेजेंट ही सही तरह नहीं करता, उसमें या वो इनकम्प्लीट है, वो मुकम्मल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 15 दिन का सेल्स का डाटा आ गया मेरे पास, पूरे मंथ का है ही नहीं। ठीक है, या वो न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, मतलब वो किसी ने सेल्स जानबूझ के बढ़ा के लिखी हुई है, फिर भी वो गलत हो जाएगी। या फ्री फ्रॉम एरर, या वो फिर उसमें गलतियां हैं। ठीक है, कि किसी ने गलती से सेल बढ़ा दी। तो ये सारी चीजें जब किसी भी इंफॉर्मेशन में होंगी तो वो फेथफुली रिप्रेजेंट नहीं होगी और उसका कोई फायदा नहीं। अगर हम उसकी बेस पे डिसीजंस करेंगे तो वो हमारे डिसीजंस गलत हो सकते हैं। वो क्या है, वो हमारे डिसीजंस गलत हो सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो फेथफुली रिप्रेजेंट नहीं होती उसके बेस पे डिसीजंस गलत हो सकते हैं। ठीक है, आगे है कंपेरेबिलिटी। कोई भी इंफॉर्मेशन उसको कंपेरेबल होनी चाहिए, पिछले महीने से, अगले साल से, जो भी वो वैसे प्रेजेंट हो कि वो कंपेरेबल हो। ठीक है, कि अपने किसी भी इंडस्ट्रियल बेंचमार्क, बेंचमार्क से मुराद मतलब कि एक परफॉर्मेंस मेजर करने की एक जो है ना वो मेजर होता है, उसको बेंचमार्क कह सकते हैं। कि उसको हम कंपेयर कर सकें किसी और कंपनी से, पहले वाले पीरियड से, या किसी इंडस्ट्री एज अ होल बेंचमार्क से। तो वो इंफॉर्मेशन कंपेरेबल होनी चाहिए। अब इन कंपेयर उस तरह रिप्रेजेंट हो, इस तरह उसमें उसको बनाया गया हो कि वो कंपेरेबल हो। मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज यही टॉपिक मेरा हमें यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर है तो हम इसको इतना डिस्कस कर रहे हैं कि आपका काम चल जाए, ज्यादा हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, एंड इट्स इनफ। आगे है वेरीफाइबिलिटी। मेरे पास सेल्स का डाटा है, ठीक है, मंथ का। मैं ऐसे कहता हूँ यार इसका एविडेंस है आपके पास कि ये सही हुई है ही नहीं, वो कहता नहीं है। तो वो इन्फॉर्मेशन फिर, वो तो इन्फॉर्मेशन गलत है, उसको मैं वेरीफाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वो एविडेंस उसके साथ नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन, क्या नाम है, अच्छी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में अच्छी इंफॉर्मेशन में फॉल नहीं करती, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए किसी काम की नहीं है अगर कोई उसका एविडेंस नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल कल वो टैक्स अथॉरिटीज हमसे पूछते हैं कि यार जो आपने सेल आपने दिखाई है इसका एविडेंस दिखाओ, तो हमारे पास तो एविडेंस ही नहीं होगा फिर। सो इंफॉर्मेशन शुड हैव एविडेंस, कि जो भी आप दिखा रहे हैं दैट शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस। आगे टाइमलाइनस, अप टू डेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और टाइमली प्रेजेंट हो। मुझे नवंबर, फॉर एग्जाम्पल ये मंथ नवंबर चल रहा है और मुझे अक्टूबर की सेल्स का डाटा चाहिए, ठीक है, और वो मुझे अगले मार्च में जाके मिलता है, तो इट्स वुड नॉट बी रेलेवेंट, वो टाइमली डाटा नहीं मिला। ठीक है, और अक्टूबर में अपडेटेड होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो अक्टूबर में डाटा मांगू तो वो अगस्त तक अपडेटेड हो, तो वो भी गलत हो जाएगा। सो इंफॉर्मेशन शुड बी टाइमली एंड अप टू डेट। इंफॉर्मेशन टाइमली होनी चाहिए एंड अप टू डेट एज पर रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, जितनी रिक्वायर्ड है और जितनी टाइम पे चाहिए, जिस टाइम पे चाहिए उसी पे अवेलेबल होगी तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूजेबल है। अगर वो नहीं होगी तो वो हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है। जो अगला है वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी। इंफॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट हो कि वो मुझे समझ आए, और इतनी क्वांटिटी में हो, और क्वालिटी आई थिंक यहाँ पे क्वांटिटी आना चाहिए जैसे, सफिशिएंट क्वांटिटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन इतनी क्वालिटी में हो कि वो, सॉरी क्वांटिटी में हो कि वो एक अगले बंदे को समझ आ जाए, कि जिसके पास बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग हो। ज़ाहिर है जिसके पास नहीं है उसको तो नहीं आएगी, और लेकिन अगर एक बंदे के पास रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग है, उसको बिजनेस की नो हो है, तो वो इस चीज़ को समझ सके, तो वो क्या होगी, सफिशिएंट क्वांटिटी होनी चाहिए कि उसको वो अंडरस्टैंड कर सके। अगर ये चीज़ को मुझे समझ ही नहीं आई तो क्या फ़ायदा, उस इंफॉर्मेशन कोई फ़ायदा नहीं है। तो हर वो चीज़, हर वो इंफॉर्मेशन जो अंडरस्टैंडेबल हो वो हमारे लिए अच्छी इंफॉर्मेशन है। इस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थे, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो FA1 का एज पर एसीसी हब एंड हो गया। ठीक है, आप एसीसी हब को रीड करना चाहें कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं।
ठीक है। और ये जो स्लाइड्स हैं ये इसी से आपको दे के बनाई गई हैं, अगर आप उसको फॉलो करें तो दे आर बेस्ट फॉर यू, अगर नहीं भी करें देन स्टिल दिस इज गुड। सेकेंडली जो बात है, अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है, ऑन व्हाट्सएप। मैं आपको अपना नंबर लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी क्वेरी। सो आई वुड रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन गारंटी नहीं है कि मैं कब रिप्लाई करूँ। ओके, टेक केयर, थैंक यू।